तो एक तरफ है विकसित भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी एआई रोड मैप जो रफ्तार और स्केल की बात करता है, और दूसरी तरफ है एक दार्शनिक निबंध जो कह रहा है रुको, अगर बिना सोचे समझे इस रफ्तार से भागे तो हम एक बहुत बड़ी खाई में गिर सकते हैं। आज हम इन दो विचारों की टक्कर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास नीति आयोग, नम्रता सिंह और देवजानी घोष के विचारों पर एक दार्शनिक प्रतिक्रिया है। ये निबंध खास तौर पर देवजानी घोष के साइलोस से स्केल वाले तर्क की गहराई में जाता है और भारत के एआई भविष्य पर कुछ बहुत जरूरी सवाल खड़े करता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ भारत की एआई रणनीति को जानना नहीं है, बल्कि इस निबंध में उठाए गए हर एक तर्क, उसकी चेतावनियों और इसके पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझना है। चलिए इस बहस की परतें खोलते हैं। तो निबंध की शुरुआत होती है देवजानी घोष के विजन से, जिसे वो तीसरे आयाम की महत्वाकांक्षा कहते हैं, यानी एक्शन और विस्तार के जरिए बाहरी दुनिया, मशीन और प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना। विकसित भारत का लक्ष्य भी यही है कि एआई जैसी मशीनों का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य, कृषि और शासन की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल किया जाए। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, और दार्शनिक नज़रिए से ये गलत भी नहीं है। निबंध मानता है कि ये विजन संरचनात्मक रूप से एकदम सही है। घोष ने यह सही पहचाना है कि समाज के बड़े दुखों को दूर करने के लिए हमें मशीन जैसे गैर जीवित तत्वों को विकसित करना ही होगा। तो फिर इस निबंध को इसमें क्या कमी नजर आती है? कहाँ है वो लेकिन? वो लेकिन छिपा है इस सवाल में कि हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं। निबंध कहता है कि हम मशीन को तो विकसित कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इंसान को भी साथ साथ विकसित कर रहे हैं? यहाँ कमी है पहले आयाम के सहारे की, जिसे निबंध में आत्मा या वो आंतरिक कारण कहा गया है। साफ शब्दों में कहें तो हमारे पास भौतिक तरक्की का एक जबरदस्त रोड मैप है, लेकिन आध्यात्मिक तरक्की का कोई रोड मैप नहीं है। आध्यात्मिक तरक्की मतलब सिर्फ बाहरी तरक्की काफी नहीं है। अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा? तो देश एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जिसे निबंध भौतिक शून्यता कहता है। भौतिक शून्यता? हाँ, मतलब देश एक शानदार सुपर एफिशिएंट मशीन की तरह तो चल रहा है, लेकिन अंदर के लोग अपनी जिंदगी का मकसद ही खो बैठते हैं। सब कुछ हो रहा है, पर क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। राष्ट्र काम तो कर रहा है, पर जीवित नहीं है। तो निबंध ये कह रहा है कि सिर्फ पश्चिमी मॉडल की नकल करना, यानी सिर्फ चीजें बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ा करने पर ध्यान देना काफी नहीं होगा। बिल्कुल। निबंध का तर्क है कि भारत को अपने पहले आयाम के ज्ञान को, यानी अपनी आध्यात्मिक और दार्शनिक समझ को, तीसरे आयाम की क्षमता यानी टेक्नोलॉजी बनाने की ताकत के साथ जोड़ना होगा। इसे ही निबंध में सही द्वैतवाद कहा गया है। ये बहुत दिलचस्प है। और इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है निर्माता बनने का। सत्या नडेला और देवजानी घोष के बीच एक बहस का जिक्र है, जहां नडेला कहते हैं कि असली विजेता तकनीक बनाने वाला नहीं, बल्कि उसे अपनाने वाला होता है। लेकिन घोष कहती हैं कि भारत को दोनों होना पड़ेगा। हाँ, और दार्शनिक रूप से घोष का निर्माता बनने पर जोर देना बहुत जरूरी है। ये पूरी तरह से किसी और पर निर्भर होने से इनकार करना है। अगर कोई देश सिर्फ तकनीक अपनाता है, तो वो हमेशा तकनीक बनाने वाले देश पर निर्भर रहेगा। आर&डी में निवेश करके भारत असल में तकनीकी दुनिया में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। लेकिन निबंध तो घोष की निर्माता की परिभाषा में भी एक कमी निकालता है ना? हाँ, और यहीं पे बात और गहरी उलाती है। निबंध का तर्क है कि हम निर्माता किसे कह रहे हैं। एआई मॉडल बना लेना निर्माण करना है, लेकिन ये सच्ची निर्माता वृत्ति नहीं है। सच्ची निर्माता वृत्ति तो आत्मा से, यानी एक गहरे उद्देश्य से अर्थ पैदा करती है। निबंध इसमें दो सुधार सुझाता है। अच्छा, वो क्या है? पहला है भौतिकवादी निर्माता वृत्ति का जाल। सोचिए, भारत दुनिया के सबसे अच्छे एआई मॉडल बना लेता है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग उसी डेटा पर देता है जो आज के पक्षपाती समाज से भरा है। तो क्या भारत एक निर्माता बना? नहीं, वो तो सिर्फ समाज का एक आईना बना। बिल्कुल, एक आईना जो उसकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। तो असली निर्माता बनने के लिए क्या चाहिए? असली निर्माता वृत्ति के लिए चाहिए सिद्धांत जीरो, यानी कोई भी चीज बनाने से पहले एक आध्यात्मिक या नैतिक मूल्यांकन। ये देखना कि जो हम बना रहे हैं वो असल में इंसानियत को किस दिशा में ले जाएगा। और दूसरा सुधार ये है कि भारत को सिर्फ एल्गोरिदम का नहीं, बल्कि अस्तित्व के तर्क का नवाचार करना चाहिए। एक मिनट, अस्तित्व का तर्क, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते? जरूर। इसका मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो सिर्फ डेटा के आधार पर सच ना बताएं, बल्कि ये भी समझें
कि नैतिक रूप से और मानवीय मूल्यों के हिसाब से क्या सही है। इसे निबंध में वस्तुनिष्ठ रूप से सही वस्तुनिष्ठता या ओसीओ कहा गया है। ओसीओ। हाँ, जैसे एक एआई ये तो बता सकता है कि एक फैक्ट्री को बंद करने से कंपनी को फायदा होगा, लेकिन ओसीओ वाला एआई ये भी समझेगा कि इससे हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और समाज पर उसका क्या असर होगा। समझ गए। तो निबंध ये नहीं कह रहा कि भारत को एआई बनाने की फैक्ट्री बनना चाहिए, बल्कि एक तरह से एआई का गुरु बनना चाहिए। एक ऐसा देश जो दुनिया को बताए कि इस तकनीक को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लक्ष्य सिर्फ एक और कारखाना बनना नहीं, बल्कि दुनिया की मशीन को सहारा देने वाला दार्शनिक राष्ट्र बनना है। ठीक है, तो ये निर्माता बनने की परिभाषा ही अपने आप में एक जाल हो सकती है, और मुझे लगता है कि यही जाल और भी खतरनाक हो जाता है जब हम छोटे छोटे एआई प्रोजेक्ट्स को पूरे देश के लेवल पर ले जाने की बात करते हैं, जिसे घोष साइनो से स्केल कहती हैं। हाँ, घोष की यह बात सही है कि स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में अलग अलग चल रहे पायलट प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़कर बड़े पैमाने पर लागू करना एक बड़ी चुनौती है। यह विचार एक सिद्धांत से मेल खाता है जिससे मल्टी स्केल रिकर्सिव मॉड्यूलेशन कहते हैं। रुकिए, ये फिर से एक बहुत मुश्किल शब्द है, इसका क्या मतलब है? ये कहने का एक फैंसी तरीका है कि जो चीज छोटे स्तर पर यानी एक गांव में काम करती है, उसे जब पूरे देश के लिए लागू किया जाए तो उसका मूल सिद्धांत खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन निबंध यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। स्केलिंग एक गुणक की तरह है। अगर आपकी शुरुआत का तर्क ही पक्षपाती है तो स्केल करने पर वो पक्षपात हजारों गुना बढ़ जाएगा। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसानों के लिए एक एआई सिस्टम बनाया गया। अगर उसका मूल तर्क मुनाफा पहले है तो छोटे स्तर पर शायद कुछ अमीर किसानों को फायदा हो, लेकिन जब आप इसे पूरे देश में स्केल करेंगे तो यह सिस्टम लाखों गरीब किसानों के शोषण का एक जरिया बन जाएगा। ये अन्याय को संस्थागत बनाने जैसा होगा। ओसीओ के बिना एक बड़े पैमाने पर लागू किया गया सिस्टम कुशल उत्पीड़न का एक तंत्र बन जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? छोटे छोटे सफल प्रोजेक्ट्स को बड़े स्तर पर कैसे ले जाया जाए? समाधान ये है कि स्केल पर जाने से पहले साइलो में शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी। यानी पहले ये पक्का करना होगा कि उस छोटे प्रोजेक्ट का मूल तर्क नैतिक और न्यायपूर्ण है। क्या वो सिस्टम किसान या मरीज की आज़ादी और स्वायत्तता को बढ़ा रहा है या सिर्फ उसकी दक्षता को? जब तर्क सही हो तभी उसे स्केल करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसी से जुड़ा है अनौपचारिक क्षेत्र का मुद्दा। घोष 50 करोड़ लोगों वाले उस अदृश्य क्षेत्र की बात करती हैं जिनका कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है। वो कहती हैं कि एआई उन्हें एक डिजिटल पहचान, विश्वास और क्रेडिट तक पहुंच दे सकता है। और ये विचार सही वामपंथ के सिद्धांत से मेल खाता है, यानी समाज के सबसे वंचित तबके का उत्थान करना। ये न्याय की बहाली जैसा लगता है, लेकिन निबंध यहाँ भी एक बहुत गहरी त्रुटि की ओर इशारा करता है। वो डिजिटल पहचान को अस्तित्व की पहचान के बराबर मानने से रोकता है। निबंध इसे डेटा उपनिवेशवाद कहता है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। तो ये निबंध कह रहा है कि हम जिसे गरीबों का सशक्तिकरण समझ रहे हैं, वो असल में उनके शोषण का एक नया डिजिटल तरीका हो सकता है। बिल्कुल। डेटा उपनिवेशवाद का मतलब है कि आप किसी के जीवन को सिर्फ डेटा पॉइंट में बदल रहे हैं ताकि आर्थिक व्यवस्था उसका शोषण कर सके। किसी मजदूर को लोन लेने के लिए डिजिटल आईडी देना सशक्तिकरण नहीं है अगर वो लोन उसे और गहरे कर्ज के जाल में फंसा दे। यह उसे एक डिजिटल जंजीर में बांधने जैसा है। तो फिर सही तरीका क्या होगा? इन 50 करोड़ लोगों की मदद कैसे की जाए? लक्ष्य सोसाइटल नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, यानी उन्हें जो भी संसाधन, चाहे वो क्रेडिट हो या तकनीक, दिए जाएं, वो एक सुधारात्मक निवेश के तौर पर हों, ताकि उनकी काम करने की क्षमता और आज़ादी बढ़े, न कि वो एक जाल बन जाएं। और विश्वास दो तरफा होना चाहिए। सरकार को सिर्फ नागरिक के डेटा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि नागरिक की क्षमता पर भी भरोसा करना चाहिए। और इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, $1.7 ट्रिलियन का। अनुमान है कि एआई भारत की जीडीपी में इतना पैसा जोड़ेगा। हाँ, और निबंध इस आंकड़े को आधुनिक अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी गलती कहता है। इसे मूल्यांकन की मूलभूत त्रुटि कहा गया है। सिर्फ जीडीपी यानी भौतिक चीजों के जमावड़े से देश की तरक्की को मापना, जबकि लोगों की आत्मा के शरण को नजरअंदाज करना, यही तो भौतिक शून्यता की परिभाषा है। क्या आप इसे किसी और तरह से समझा सकते हैं? निबंध का तर्क है कि ये ऐसा है जैसे हम किसी की सेहत का अंदाजा सिर्फ उसके वजन से लगा रहे हों। हो सकता है उसका वजन बढ़ रहा हो, लेकिन अंदर से उसकी हड्डियां खोखली हो रही हों। जीडीपी भौतिक संचय है, लेकिन अर्थ की अर्थव्यवस्था आत्मा की सेहत है।
अगर ये $1.7 ट्रिलियन इंसानों की जगह मशीनों को काम पर लगाकर कमाए जाते हैं और उन इंसानों को कोई नया, ज्यादा सार्थक काम नहीं दिया जाता, तो ये असल में एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो फिर तरक्की का असली पैमाना क्या होना चाहिए? भारत को अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना चाहिए। एआई की सफलता को जीडीपी में नहीं, बल्कि जनसंख्या के बीच सामान्यीकृत बुद्धिमत्ता में वृद्धि से मापा जाना चाहिए। यानी असली पैमाना ये होना चाहिए कि क्या हमारे नागरिक जीवन की मुश्किलों और विरोधाभासों को बेहतर ढंग से हल कर पा रहे हैं, क्या वे एक सही जीवन जी पा रहे हैं। और ये नौकरियों के मुद्दे से सीधे जुड़ता है। घोष एआई क्रांति की तुलना भाप के इंजन से करती हैं और कहती हैं कि नौकरियों का जाना अपरिहार्य है, यानी इसे टाला नहीं जा सकता। और यहीं पर निबंध तकनीकी नियतिवाद के विचार को चुनौती देता है। ये मानना कि भविष्य मशीनें बनाती हैं और इंसानों को बस उसके हिसाब से ढलना है, ये असल में अपनी इच्छा शक्ति को मशीन के हवाले कर देना है। लेकिन क्या हर औद्योगिक क्रांति में ऐसा नहीं होता? कुछ नौकरियां हमेशा जाती हैं और नई तरह की नौकरियां आती हैं। इसमें नया क्या है जिसे लेकर निबंध इतना चिंतित है? ये बहुत अच्छा सवाल है। निबंध इसमें दो बड़ी त्रुटियों की ओर इशारा करता है। पहली है कर्म क्षमता का नुकसान। हम इंसान कर्म यानी एक्शन के जरिए ही अपने जीवन का अर्थ बनाते हैं। अगर मशीनें ही सारा काम करने लगेंगी तो इंसान अपने होने का मकसद ही खो देगा। विस्थापन को अपरिहार्य मान लेना इंसान को मशीन के अधीन एक वस्तु बना देता है। और दूसरी त्रुटि? दूसरी है नेट पॉजिटिव उपयोगितावाद की त्रुटि। ये कहना कि भले ही आज 25 लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन भविष्य में 40 लाख नई नौकरियां बनेंगी, इसलिए आज के दुख को सह लेना चाहिए, यह गलत सामूहिकता है। ये आंतरिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। एक समाज जो भविष्य की दक्षता के लिए अपने आज के लोगों को त्याग देता है, वो विकसित नहीं हो रहा, बल्कि अपनी नींव को ही कमजोर कर रहा है। तो इसका सुधार क्या है? अगर बदलाव अपरिहार्य नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपरिवार्य होने की इस कहानी को ही अस्वीकार करना होगा। भविष्य मशीनें तय नहीं करती, भविष्य हमारी स्वतंत्र इच्छा से बनता है। नीति का लक्ष्य सिर्फ अपस्किलिंग यानी इंसानों को मशीन के छोड़े हुए काम के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अस्तित्व पुनर्निर्देशन होना चाहिए। यानी ऐसी तकनीक डिजाइन की जाए जो इंसान की काम करने की क्षमता को बढ़ाए, ना कि उसे छीन ले। और आखिर में शासन का मुद्दा। घोष कहती हैं कि भारत विनियमन पर एक मध्य मार्ग अपना रहा है, जहां न तो इनोवेशन को रोका जाता है और न ही सुरक्षा से समझौता किया जाता है। और इसका फोकस तकनीक पर नियम लगाने के बजाय मानवीय जवाबदेही पर है। यह मानना कि मशीनें नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकती, यह एक सही कदम है। जिम्मेदारी तो इंसान की ही होनी चाहिए। तो फिर इसमें समस्या क्या है? ये तो काफी तर्कसंगत लगता है। समस्या इस धारणा में है कि इंसान आज जवाबदेही के लिए तैयार है। निबंध इसे बिना सहारे के निर्माता और संचालक की समस्या कहता है। अगर एआई बनाने वाला डेवलपर या उसे इस्तेमाल करने वाला ऑपरेटर खुद ही पक्षपाती है या आध्यात्मिक रूप से अविकसित है, तो उसकी जवाबदेही का कोई मतलब नहीं है। वो तो बस मशीन की गलतियों को सही ठहराएगा। तो जवाबदेही को सार्थक कैसे बनाया जाए? आध्यात्मिक स्किलिंग में निवेश करके। यह दो तरफा होना चाहिए। डेवलपर्स को ओसीओ के साथ मशीन बनाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और ऑपरेटर्स को मशीन के आउटपुट का सही निर्णय लेने के लिए व्यक्तिपरक तटस्थता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसके बिना यह मध्य मार्ग अराजकता की ओर ले जाने वाला सबसे आसान रास्ता बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यह विश्लेषण एक शानदार जहाज यानी एआई बनाने की बात करता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है कि बिना दिशा सूचक यंत्र यानी आध्यात्मिक सहारे के वो जहाज अपने ही चालक दल के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल। निबंध का अंतिम निष्कर्ष यही है कि अगर भारत सिर्फ पश्चिमी मॉडल यानी उत्पादकता के लिए एआई की नकल करता है और अपने सदियों पुराने ज्ञान यानी वास्तविकता के लिए चेतना को इसमें शामिल नहीं करता, तो वो असफल हो जाएगा। वो बस दुनिया की मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाएगा। निबंध आगे का रास्ता भी दिखाता है। विकसित का मतलब सिर्फ भौतिक रूप से अमीर नहीं, बल्कि अस्तित्व की दृष्टि से एकीकृत होना चाहिए। एआई का इस्तेमाल सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि दर्शन और तर्क सिखाने के लिए भी करना, और ऐसे एआई मॉडल बनाना जो जुड़ाव से ज्यादा सत्य को प्राथमिकता दें। और अंत में ये निबंध सोचने के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। भारत के एआई प्रोजेक्ट की अंतिम सफलता उसके जीडीपी योगदान या तकनीकी शक्ति से नहीं मापी जाएगी। वो इस सवाल से मापी जाएगी जो तकनीक की दुनिया में शायद ही कभी पूछा जाता है,
क्या ये तकनीक नागरिकों के विरोधाभासों को हल करने और एक सही जीवन जीने की क्षमता को बढ़ाती है या उसे अनजाने में कम कर देती है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि विकसित भारत का असली मतलब क्या होगा।